साथियों, कल से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। और जिस प्रकार से निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश के अंदर जो भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना दोषी हैं। सीधा सीधा उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे गंभीर आरोप लगाया। तो पहले तो निशिकांत दुबे ये मानते हैं कि देश में गृह युद्ध हो रहे हैं। अगर ये बात है तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को और किसी राज्य के राज्यपाल को निर्देशित करने का कोई अधिकार नहीं, और अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाना है तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। मैं निशिकांत दुबे से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं होता, मगर सुप्रीम कोर्ट का संविधान का संरक्षण और व्याख्याकार होने के नाते विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए उनका संवैधानिक परीक्षण कराना होता है, और जो संविधान के खिलाफ कानून बनाए जाते उसको रद्द करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। और ये कहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति और किसी राज्य का राज्यपाल कानून से ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट इनको निर्देशित नहीं कर सकता? क्या ये देश का राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल कानून से ऊपर है? अगर ये भी अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, तो इनको सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है। लेकिन अफसोस कि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे के बयान में अहंकार झलक रहा था, सत्तारूढ़ पार्टी का तानाशाही निरंकुश रूप दिखाई दे रहा था, और ये निरंकुशता और ये तानाशाही ऐसे ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि पिछले 11 साल में न्यायपालिका ने भी अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं किया। जिस प्रकार से अभी हाल में देखा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस वर्मा के घर पर बोरियां पकड़ी गई, नोटों की बोरियां और जले हुए नोटों की बोरियां बरामद हुई। उसके बावजूद भी उस हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया गया और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसलिए न्यायपालिका ने भी इन 11 सालों में अपनी गरिमा घटाई है। और इसीलिए जब भी न्यायपालिका पर मोदी सरकार हावी रही, उसने न्यायपालिका ने नतमस्तक होकर के मोदी सरकार के हर फैसले पर अपनी सहमति दी, और उसी के कारण मोदी सरकार तानाशाही की ओर बढ़ गई, निरंकुशता की ओर बढ़ गई है। और अब जब जस्टिस वर्मा ने थोड़ी सी सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने की हिम्मत दिखाई, तो उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमका रहा है। और ये बात उसको हजम नहीं हो कि किस प्रकार से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को और गवर्नर को निर्देशित कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बेंच ने भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर को एक जनहित याचिका के सुनवाई के दौरान ये सुझाव दिया था कि जो राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयक है उनको गवर्नर 1 महीने के अंदर उनका निस्तारण करे, और 3 महीने के अंदर जो गवर्नर उन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए देते हैं, राष्ट्रपति को भी चाहिए कि वो विधेयक 3 महीने के अंदर उनका निस्तारण होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी शिकायतें थी, जनहित याचिका में ये शिकायतें आ रही थी कि उनकी जो विधानसभा के द्वारा, जो विपक्षी राज्य है उनकी विधानसभा के द्वारा जो पारित विधेयक है उनको लंबे समय तक पहले राज्यपाल जो है अपने यहाँ लंबित रखते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ कई सालों साल लग जाते, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पाता। इसी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा जाहिर की थी, और यही बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को नागवार गुजरी। तो
मैं कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका ने भी इन 10 वर्ष में अपनी गरिमा घटाई है। इसी के कारण इन लोगों को न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह उठाने का मौका मिल रहा है। अगर वास्तव में न्यायपालिका ईमानदारी के साथ शुरू से अपना कार्य का निर्वहन कर रही होती तो आज इनकी हिम्मत नहीं थी कि न्यायपालिका पे टिप्पणी कर सके। और मैं तो मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला दर्ज हो, जिससे कि अन्य सदस्यों पर भी इसका असर पड़े कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कोई टिप्पणी न कर सके। और मैंने शुरू में भी कहा कि इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है। जब सहारा बिरला डायरी में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम 50 करोड़ रुपए लेने में आया था, और ये उस समय आया था जब इनकम टैक्स ने सारा ग्रुप की डायरिया खंगाली थी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। तो उसमें एक डायरी में नाम लिखा था कि 50 करोड़ रुपए हमने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को दिए और 50 करोड़ रुपए हमने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को दिए। जब प्रशांत भूषण ने दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए रखे थे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री का पद विश्वसनीय पद होता है, उनके खिलाफ कोई सीबीआई जांच नहीं हो सकती। ये पहली गलती सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की थी। दूसरी गलती सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के दौरान की थी, जब पूरे देश की जनता के सामने ये साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक अधिकारी किस प्रकार से कानून की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी साइन करके भारतीय जनता पार्टी के मेयर को चुनाव जितवा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलटा। पहले भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर चुना था उसके चुनाव को रद्द किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट मेयर बना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे सख्त रुख नहीं अपनाया। जिस अधिकारी ने इतना बड़ा दुस्साहस किया था, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको वहीं से सीधा जेल भेजता तो निश्चित रूप से ये उन अधिकारियों के लिए नज़ीर बनता जो किसी सरकारी दबाव में इस तरह के काम करते हैं। लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। राफेल डील घोटाले के मामले में भी प्रशांत भूषण ने तमाम दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में रखे थे कि किस प्रकार से एक ऐसी कंपनी को उसके मेंटेनेंस का सौदा 30,000 करोड़ का सौदा दिया जा रहा है, जो केवल 7 दिन पहले कागजों में बनी है। रिलायंस डिफेंस सर्विसेज और डोसाल्ट जो फ्रांस की कंपनी थी, उसके बीच में समझौता हुआ था कि राफेल वायुयान, जो राफेल लड़ाकू विमान हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए इनको अधिकृत किया जाता है। तो उस समय प्रशांत भूषण ने प्रश्न खड़ा किया था कि इस कंपनी को, क्योंकि वो अनिल अंबानी की कंपनी थी, इस कंपनी को एयरक्राफ्ट बनाने का, उसका मेंटेनेंस का कोई अनुभव नहीं है और ये कंपनी कागजों में बनी हुई है। 7 दिन पहले इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी को दिया। प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये भी रखा कि अनिल अंबानी जिस पे 4500 करोड़ रुपए की देनदारी है, ये बैंकों का डिफाल्टर है, ये बैंकों में पैसे जो जिसने लोन ले रखा उसकी किस्त नहीं चुका रहा। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का मामला रद्द कर दिया और उसको जो है सीबीआई जांच के लिए सरकार को निर्देशित नहीं किया। अडानी का मामला हो, सेबी का मामला हो, सेबी के चेयरमैन का मामला हो, किस प्रकार से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने अपने निवेशकों को निवेश करने के लिए, आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से टैक्स हेवन कंट्री में फर्जी कंपनियां बढ़ा करके उसमें पैसे डाले, फर्जी तरीके से पैसे डाले, उनके शेयर वैल्यू बढ़ाई जिससे कि निवेशक उसकी ओर आकर्षित कर सके। उसके खिलाफ प्रशांत भूषण ने पूरे दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए मांग की थी, लेकिन सीबीआई ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, कोई सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए। पनामा पेपर लीक में 50 ऐसे लोगों के नाम उजागर हुए थे जिन्होंने टैक्स हेवन कंट्री में काला धन जमा किया था। उसमें
मुकेश अंबानी से लेके अनिल अंबानी से लेकर के अमिताभ बच्चन, इन तमाम लोगों के नाम आए थे। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो सरकार काला धन वापस लेने की मांग को लेकर के सत्ता में आई थी, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई कि इन 50 जिन्होंने टैक्स हेवन कंट्री में काला धन जमा किया, इनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ न तो सीबीआई जांच के आदेश दिए, न ईडी जांच के आदेश दिए, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश दिए। और इससे जो हिंदुस्तान का जो जनमानस था उसने ये मन बना लिया था कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मोदी सरकार के चुंगल में है, उसके दबाव में है। और पहली बार जस्टिस खन्ना ने ये हिम्मत दिखाई कि उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को कहा कि आप जो विधानसभाओं के द्वारा विधेयक पारित किए जाते हैं उनको समय सीमा के अंदर उनका निस्तारण करे। तो यही बात जो है सत्तारूढ़ पार्टी के एमपी को नागवार गुजरी। हालांकि जेपी नड्डा ने इस बात का खंडन किया कि इनका निजी मामला है, लेकिन क्या कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना कि वो गृह युद्ध में पूरी तरह से दोषी हैं, ये सीधा सीधा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वो अपने ऐसे सांसदों को तुरंत पार्टी से निकाले।